बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका ये टॉपिक इंशाल्लाह बहुत ही आसान वे में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक एम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे इस चैनल की वीडियोस की। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। इस टॉपिक को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई जो है, इसका दूसरा नाम जो है न्यूमोकोकस है। आपने ये याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका नाम दो नेम होते हैं, तो इसका नाम भी अब इसके दूसरे नाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो ये बहुत ही आसान है इसको याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं सबसे पहले डिजीज़ की तरफ कि कौन कौन सी डिजीज़ काज करता है। तो आपने इसके लिए एक निमोनिक याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं मोप्स के नाम से है एक निमोनिक। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसका डिजीज़ के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इस निमोनिक को आपने कैसे याद रखना है। अब सबसे पहले जैसे इसके नाम से जाहिर था कि ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है, तो जाहिर ही बात है ये नमूनिया काज करेगा। अब किन लोगों में ये नमूनिया काज करता है? अडल्ट्स में। अब आपने ये डायग्नोसिस याद रखनी है क्योंकि अब जो नमूनिया हम पढ़ते चले जाएंगे तो ये और बैक्टीरिया में भी आएगा आगे, फिर वायरसिस में भी होता है, फिर फंगाई, इस तरह आगे। लेकिन आपने अब ये चीज़ याद रखनी है कि हम डायग्नोस फिर लेबॉर्ट्री टेस्ट से करेंगे क्योंकि नमूनिया बहुत ज़्यादा कॉमन होगा, लेकिन इसका तो नाम ही नमूनिया था, तो ये सबसे पहले जो डिजीज़ करवाता है नमूनिया करवाता है और स्पेशली अडल्ट्स में करवाता है। ये आपने याद रखना है क्योंकि आगे कुछ बैक्टीरिया चिल्ड्रंस में भी करवाते हैं, नियोनेट्स में। ये स्पेसिफिकली अडल्ट्स में करवाता है। एक बहुत ही स्पेसिफिक नमूनिया होता है जो इससे काज होता है, उसको कहते हैं लोबार नमूनिया या लोबुलर नमूनिया इसको कह सकते हैं। क्योंकि नमूनिया की जो 3 टाइप्स होती हैं उनमें से एक टाइप ये है लोबुलर या लोबार नमूनिया। दूसरी जो होती है वो एटिपिकल या वो ब्रोंकाइटिस वगैरह की होती है, तो आप उसको छोड़ें, लेकिन इसको याद रखना है कि लोबार नमूनिया, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसी बैक्टीरिया से काज हो रहा होता है। अब ये नमूनिया होता क्या है कि जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो सैक होते हैं एलुलर सैक, उसकी जो एग्जीड्यूट फिर बनता है, फिर वो एलुलर स्पेस के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, फिर उससे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोला जाता है बेसिकली नमूनिया। इसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक चीज़ है वो है कि इसमें रस्ट कलर स्प्यूटम बनता है। अब आप यहाँ पे देखें रस्ट कलर स्प्यूटम क्या है, कि जिसे हम बलगम बोल सकते हैं, वो बन जाती है। अब रस्ट कलर यानी ग्रीन या ब्राउन कलर की स्प्यूटम बनेगी। अब ये लाजमी आपने याद रखना है क्योंकि नमूनिया में ये चीज़ और बैक्टीरिया में नहीं हो रही होती, तो इसी से ही आप डायग्नोस करते हो। अगर कोई सिनेरियो आता है या आपको पेशेंट होगा तो आप इसी से याद रखोगे। इसके अलावा जो दूसरी डिजीज़ है इसी से रिलेटेड है, ओटाइटस मीडिया। ओटाइटस मीडिया क्या होता है? ये होती है कि आइटस मीन इन्फ्लेमेशन और ओटाइटस मीडिया मीन कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल एयर। जो एयर होता है उसके जो 3 पार्ट्स होते हैं उसमें दरमियाने वाले पार्ट की इन्फ्लेमेशन करवा देता है, जिसमें बहुत सिवियर पेन होती है कान के अंदर, और ये स्पेशली चिल्ड्रन में होता है। ये भी आपने लाजमी से याद रखना है। सबसे पहले डिजीज़ का नाम और वो किस में हो रही है ये आपने याद रखना है, और वो डिजीज़ बेसिकली है क्या वो भी याद रखना है, ठीक है। अगली जो डिजीज़ है वो है साइनोसाइटिस। अब जो साइनोसाइटिस है वो क्या होती है? वो भी इन्फ्लेमेशन है, लेकिन किस चीज़ की है कि वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ द साइनस, यानी जो हमारे साइनसेस हैं जितने भी फेस के ऊपर, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस आपने पढ़े होंगे, उनके ऊपर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन करवा देता है ये बैक्टीरिया, और स्पेसिफिकली उन सिर्फ बच्चों की करवाता है। ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा ये 3 डिजीज़ तो हो गई ईएनटी से रिलेटेड, क्योंकि ये इन तीनों को मैंने इसलिए इकट्ठा किया था। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, क्योंकि ये निमोनिक में आता है तो इसलिए मैंने इसका कलर भी सेम ही रखा है यहाँ पे, मेनिंजाइटिस। अब ये अडल्ट्स में करवाएगा। अब आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें कि हमने जो पिछला बैक्टीरिया पढ़ा था उसमें था कि स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शियाई, वो भी मेनिंजाइटिस करवा रहा था, लेकिन वो नियोनेट में करवा रहा था। ये है अडल्ट्स में करवा रहा है। इसी तरह आपने ये याद रखना है, अब आगे भी बैक्टीरिया आएंगे एडल्ट्स वाले जो मेनिंजाइटिस करवाएंगे, फिर वही लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात आ जाएगी। मेनिंजाइटिस क्या होता है? ये होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन की जो कवरिंग्स हैं 3, उनकी इन्फ्लेमेशन करवा देता है, उसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है। इसके अलावा ये सेप्सिस भी करवाता है। सेप्सिस तकरीबन सब बैक्टीरिया में कॉमन आ रही है, तो कॉमन डिजीज़ को मैंने आपको बताया था कि आपने उसको आसानी से याद रखना है। सेप्सिस क्या होती है मैं फिर बता देता हूँ कि ये
पूरा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन बोल सकते हैं उसको। बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की तरह बॉडी चली जाती है, तो उसको सेप्सिस बोला जाता है। यहाँ पे ये डिजीज़ होगी। आप मोप्स से आपने याद रखना है कि मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया और नमूनिया और साइनोसाइटिस, ये पूरा मोप्स बन जाएगा। ये निमोनिक आप याद रख सकते हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली इसमें क्लस्टर स्पूटम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी अब हैबिटेट और ट्रांसमिशन क्या है। सारी बात है, अब ये डिज़ीज़ फैली है तो कहाँ से ये फैली है, क्या इसका ओरिजिन था, सब कुछ। अब जो इसका हैबिटेट है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, क्योंकि आपने देखा कि ये ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, निमोनिया मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करवा रहा था, तो इसके हैबिटेट भी उसी से रिलेटेड होगा, जाहिर बात है। अब एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जहाँ पे इसका बसेरा है, यानी हैबिटेट है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है नोज, उसके बाद जो पैरानेजल साइनस, उसका म्यूकोजा, उसके पीछे फिर फेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स, उसके बाद लेरेंक्स। अब लेरेंक्स का भी सिर्फ वोकल कार्ड से ऊपर वाला पार्ट, इतने तक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये आपने याद रखना है, ये टर्म आगे भी आती रहेगी, वायरसेस में भी आएगी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, कहीं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का तो मैंने आपको बता दिया। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो वोकल कार्ड से नीचे के इलाका, यानी ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स तक, वो सारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो आपने ये याद रखना है कि ये स्पेसिफिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है। ओरोफेरेंक्स में होता है। ओरोफेरेंक्स क्या है कि ओरल कैविटी का पीछे वाला इलाका और फेरेंक्स का इलाका, उसके दरमियान वाला हिस्सा को ओरोफेरेंक्स बोलते हैं, तो वहाँ पे ये होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी? ऑफ कोर्स इसकी ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से ही होगी। अब ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ड्रॉपलेट्स जो कि हम इनहेल एक्सहेल जब कर रहे होते हैं तो एक्सहेलेशन के दौरान कुछ म्यूकस पार्टिकल्स निकलते हैं हमारे नाक से, तो उसको ड्रॉपलेट्स वगैरह बोला जाता है। और आजकल जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो भी इसी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही फैलता है, तो आपने इस चीज़ को लाजमी याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा आगे भी रिपीट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। ये पायोजेनिक इन्फेक्शंस करवाता है। मोस्ट कॉमन अब हर बैक्टीरिया में भी तक आ रहा है कि पायोजेनिक इन्फेक्शन। अब ये मेनिंजाइटिस, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, पायोजेनिक मीन पस प्रोड्यूस कर देगा जितनी भी इन्फ्लेमेशन जहाँ जहाँ होगी। साइनोसाइटिस है, चाहे नमोनिया है, चाहे मेनिंजाइटिस है, चाहे सेप्सिस है, हर जगह इन्फ्लेमेशन करवाएगा, पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन करवाएगा। और इसकी पैथोजेनेसिस में जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है, कभी भी नहीं भूलनी, वो है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। यही मेन चीज़ है जो इसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। अब पॉलीसेकेराइड कैप्सूल क्या है कि जिसमें पॉलीसेकेराइड की चेन एक बनती है कैप्सूल में। वो क्या करती है कि वो फेगोसाइटोसिस नहीं होने देती, यानी बैक्टीरिया कोई इनगल्फ ही नहीं होने देगा, तो बॉडी उसको कैसे किल करेगी। तो इसी वजह से फिर ये आगे जाके डिजीज़ पैदा करना शुरू कर देता है। तो इसका मेन विरुलेंस फैक्टर जिसे हम कह सकते हैं वो है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। स्ट्रेप्टोकोकल एग्लेक्शियाई का भी एक कैप्सूल था पॉलीसेकेराइड। अब आपने जिन जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल आएगा उनका आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि पैथोजेनेसिस में एक वर्ड तो आपको लाजमी पता हो, इसका जो है मेन वर्ड वो यही है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद जो है, अब जब पेशेंट में ये जाएगा मतलब बैक्टीरिया जाएगा, तो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो है उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी ने ज़ाहिरी बात है कि दिफा तो करना है उस डिजीज़ के खिलाफ। तो एंटी पॉलीसेकेराइड एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि ऑप्सोनाइज करती हैं बैक्टीरिया को, और फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। यानी इस कैप्सूल के खिलाफ जब एंटीबॉडीज़ बनेगी तो फिर वो बैक्टीरिया को ऑप्सोनाइज करवाएंगी, यानी इनगल्फ करने की तरफ लेके जाएंगी कि अब उसको मार देना है या उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर देनी है। इम्यूनिटी मीन्स के रेजिस्टेंस पैदा कर देनी है डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो इस एक और चीज़ है जो इसमें इन्वॉल्व है वो है IgA प्रोटीएज। IgA मीन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीएज। ये क्या होता है? ये एक एंजाइम है, और ये IgA प्रोटीन्स क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या करती है कि ये डिग्रेड्स करती है सेक्रेटरी IgA को, जो कि रेस्पिरेटरी म्यूकोजा पे प्रेजेंट होता है, और फिर उसके बाद कोलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है सारा, नाक से लेकर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जितना मैंने आपको इलाका बताया है, ट्रेकिया से नहीं, वोकल कार्ड से ऊपर लेरिंक्स का जो आधा हिस्सा है उधर तक, ये सब सेक्रेटरी IgA रिलीज़ करवाता है वहाँ पे, और फिर जाके फिर बैक्टीरिया कोलोनाइज होना शुरू हो जाता है। तो ये उस चीज़ में हेल्प करते हैं, और फिर जाके फिर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी और सब कुछ, ठीक है।
पैथोजेनेसिस में ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। वो इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो हैं ये आपने लाजमी याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें कि इसका जो पहला प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो है वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। जाहिर बात है कि एक पेशेंट है, उसको पहले रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसको इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो ये प्री डिस्पोज करता है, यानी इस डिजीज़ को काज होने का बायस बनता है। कैसे बनता है कि ये डैमेज कर देता है म्यूकोसिलियरी एलिवेटर। ये क्या होता है म्यूकोसिलियरी एलिवेटर? ये होता है कि म्यूकोसिलियरी यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस बन रही है और सीलिया जो उसकी मूवमेंट करवा के उसको बाहर की तरफ लेके आ रही है, तो म्यूकोसिलियरी एलिवेटर को ये डैमेज कर देता है। जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है उस डैमेज होगा और फिर पेशेंट को नमूनिया हो जाएगा। दूसरा जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो है सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये आपने ठीक कर लेने। सिकल सेल एनीमिया भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जो कि नमूनिया आगे जाके काज कर देगा। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो है स्कल फ्रैक्चर। मतलब अगर स्कल फ्रैक्चर हो गया, आपने देखा कि मेनिंजाइटिस हो रही थी, तो जाहिर बात है ब्रेन में कोई ना कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हुआ होगा तो मेनिंजाइटिस होगी ना। तो स्कल फ्रैक्चर होगा। स्कल फ्रैक्चर होने के बाद जो उसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो लीक करना शुरू करता है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से आता है या नाक से, फिर वो डिस्पोज होना शुरू हो जाता है, तो फिर मेनिंजाइटिस होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये याद रखना है। इसके अलावा स्प्लीनेक्टमी अगर किसी पेशेंट की हुई है, यानी एक्टमी मीन के उसको रिमूव कर देना। स्प्लीनेक्टमी मीन स्प्लीन को टोटली रिमूव कर देना सर्जिकली, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। कौन सा इन्फेक्शन? सेप्सिस। अब आप देखें कि तीनों के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के ये दो वाले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, दूसरा जो मेनिंजाइटिस हो रहा था उसका ये, और सेप्सिस का ये वाला हो गया। सब इन्फेक्शंस के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर भी डिस्कस हो गए। पैथोजेनेसिस में आपने सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। कलर्स पे आपने कंसंट्रेट करना है, क्योंकि मैं इसीलिए स्लाइड में कलर्स ऐसे रखता हूँ कि जो कलर्स फुल हैं, जो जैसे रेड हो गया, यहाँ पे येलो हो गया, ये तो लाजमी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कौन कौन सी हैं? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑफ कोर्स। उसके बाद डिप्लोकोकाई है, यानी इसमें दो कोकाई प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो चेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है। चेन हम इसलिए इसको बोल रहे हैं कि स्ट्रेप्टो है, अगर स्टेफ्लो होता तो उसमें था क्लस्टर्स, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा इसकी कॉलोनीज़ कौन सी बनती हैं? मोस्ट स्पेसिफिकली इसकी बनती हैं अल्फ़ा हेमोलिटिक कॉलोनीज़। जो पहले वाले बैक्टीरिया थे, अब इनके डिफरेंस आपने याद रखना है। अभी तक ये पहला बैक्टीरिया अभी आ रहा है जिसकी अल्फ़ा हेमोलिटिक कॉलोनी है, इसको आपने याद रखना है। अभी तक हम बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज़ को पढ़ रहे थे। इसके अलावा इसका लेंस फील्ड ग्रुप कोई नहीं है, जैसे कि अब तक हम बैक्टीरियाज़ का पढ़ रहे थे पीछे, तो कंपैरिजन आपने लाजमी रखना है। लेंस फीड ग्रुप कौन सा था? जो कि कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया को की क्लासिफिकेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है, वो इसमें कोई भी नहीं होता। इसके अलावा ये जो सी पॉलीसेकेराइड जिसको हम सी सब्सटेंस बोलते हैं, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो टैक्विक एसिड होता है सेल वॉल के अंदर, उसको बोला जाता है सी पॉलीसेकेराइड। ये क्या करता है? ये अल्फा हेमोलिटिक बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज़ को डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए, या जो लेंस फील्ड ग्रुप होता है ग्रुप ए ग्रुप बी, उसको उसके लिए हेल्प करता है। ये इन सब बैक्टीरिया के में आ रहा है कॉमन, जो तो ये आपने याद रखना है। अब इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ये है कि ये सी रिएक्टिव प्रोटीन के साथ एक्ट करता है। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है कि जो हमारा लिवर नॉर्मली बना रहा होता है, अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो एक्यूट फेज प्रोटीन भी इसको बोला जाता है। अब कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिवेटेड एज मच एज 1000 फोल्ड्स। तो ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये उसके साथ रिएक्ट करता है और उसकी इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करवाने की कोशिश करता है, ये याद रखना है। अब दो मोर स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो इसी से रिलेटेड है, ये तो आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। कि सबसे पहली है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट ये है कि ये लेंसिड शेप होता है। लेंसिड शेप क्या होता है? आपने लेंसिड देखा होगा, जिसे आप ब्लड वगैरह प्रिक करते हैं, तो उस तरह की शेप होती है। यहाँ पे मैं अगर आपको एक पिक्चर दिखा दूँ, यहाँ पे आप देखें ये एरोहेड शो हो रहा है कि ये यहाँ पे दिखाया गया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, ये बिल्कुल लेंसिड शेप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके इर्द गिर्द ये वाला इलाका जो है ये सारा कैप्सूल में शुमार होता है। तो ये आपने ऑस्पी के लिए याद रखना है, ये अक्सर वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि इसकी जो सीरो टाइप्स होती हैं वो 85 हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि बहुत ही ज़्यादा सीरो टाइप्स हैं, और सीरो टाइप जितनी ज़्यादा होगी उतनी वैक्सीन में प्रॉब्लम आती है, वैक्सीन में रिप्लेसमेंट या रेजिस्टेंस वगैरह पैदा हो जाती है। तो इसकी 85 सीरो टाइप्स हैं, और जो एंटीजेनिसिटी की बुनियाद पर बनाई गई हैं, जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। ये दो बातें आपने लाजमी याद रखनी है, मोर स्पेसिफिकली और अल्फ़ा हेमोलिटिक कॉलोनीज। नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पे एक स्लाइड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये MCQs हो, SCQ हो, हर चीज हर लिहाज से, कि कौन से 3 ऐसे क्लासिफाइड बैक्टीरिया हैं जो कि इनकैप्सुलेटेड होते हैं और पायोजेनिक होते हैं। एनकैप्सुलेटेड मीन के जिनके अंदर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होगा, पायोजेनिक मीन के फर्स्ट प्रोड्यूसिंग होंगे। अब जो पहला है वो यही है जिसमें हमने पढ़ लिया कि इसमें कैप्सूल भी था और पायोजेनिक भी कर रहा था, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। नेक्स्ट जो हैं ये आपने याद रखने हैं दो, इनमें भी यही चीज़ है, कैप्सूल है और पायोजेनिक है। एक है नेजेरिया मेनिंजाइटिस और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब आपने ये 3 बैक्टीरिया लाजमी याद रखने हैं, ये बहुत स्पेसिफिक है, तो इसके लिए अलग स्लाइड यहाँ पे बनाई गई थी। उसके बाद इसकी अब लैब डायग्नोसिस क्या होगी। अब अगेन लैब डायग्नोसिस में कुछ टेस्ट जो हैं अब रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट कॉमन है हर बैक्टीरिया में, उनको आपने अलग याद रखना है। जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं उनको अलग याद रखना है। यहाँ पे कलर चेंज करके भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे अब येलो कलर देखते हैं सबसे पहले कि ग्राम स्टेनिंग करेंगे हम। जाहिर बात है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को डिफर करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, स्मीयर या कल्चर। तो उसमें इसका जो सब बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव, उनका कलर होता है क्रिस्टल वायलेट, सब में कॉमन है, ठीक है। दूसरा हम ब्लड एगार करते थे, उसमें हमें कॉलोनीज मिलती थी हीमोलिटिक, किसी में बीटा किसी में अल्फ़ा। तो इसकी अल्फ़ा हीमोलिटिक कॉलोनीज हैं, अब तक हमें बीटा वाली हम पढ़ रहे थे, इसकी मोर स्पेसिफिक अल्फ़ा हीमोलिटिक है। उसके बाद कैटालेज नेगेटिव, मैंने आपको बताया था कि कैटालेज जितने भी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं 4 के 4, यानी स्ट्रेप्टोकोकल, पायोजीन स्ट्रेप्टोकोकल, एग्लेक्शिया स्ट्रेप्टोकोकल जो आज हम पढ़ रहे हैं निमोनिया, और उसके बाद जो विरिडेंस पढ़ेंगे, इन सब में कैटालेज नेगेटिव है। ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। अब आते हैं इसके स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ, जो कि इसी में ही होता है और किसी में नहीं होता। वो है कि अपटोचिन सेंसिटिव। अपटोचिन सेंसिटिव क्या है कि अपटोचन में ये एंटीबायोटिक होती है जो कि एटीपी की इंटरफेयर करा देती है, यानी उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करवा देती है। अब आपने ये डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था कि अगर सेंसिटिव हो तो उसका मतलब यही होता है कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करवा रहा है, और अगर रेजिस्टेंट हो तो ग्रोथ को यानी प्रमोट करवा रहा है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि अपटोचन सेंसिटिव है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे विरिडेंस, वो अपटोचन नेगेटिव होगा, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है वो है बाइल सोलुबल कॉलोनीज। ये भी वही है कि सेंसिटिव बाइल सोलुबल उसको डिसॉल्व कर देगा, उसकी ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देगा, सेम सेम प्रोसेस है। इसके अलावा जो एक और है कि क्विलिंग रिएक्शन होता है इसमें। अब क्विलिंग रिएक्शन क्या होता है कि जो इसका पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है वो स्वेल हो जाता है, अगर उसको कोई टाइप स्पेसिफिक एंटीसीरम के अंदर डाला जाए तो ये उसकी स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। तो ये टेस्ट भी इसके लिए कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक है। इसके अलावा हम जो कैप्सूलर एंटीजन है उसको स्पाइनल फ्लूइड, जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो नाक से आ रहा होता है या ब्रेन से, हम लेके उसके अंदर भी इस एंटीजन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिन के अंदर भी हम सी पॉलीसेकेराइड को चेक कर सकते हैं। तो ये तीन और दो पाँच टेस्ट तो ये मोर स्पेसिफिक हैं इसके लिए, जो 3 बाकी टेस्ट थे वो कॉमन थे। तो ये इनका डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट जाते हैं कि ये यहाँ पे कुछ डायग्राम है। इस डायग्राम को हम पिछले भी बैक्टीरिया में डिस्कस कर चुके हैं। ये एक ब्लड एगार है, इसके अंदर अल्फा हेमोलिसिस और बीटा हेमोलिसिस दिखाई गई है। आप यहाँ पे देखें, ये बीटा हेमोलिसिस वाले बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था, और ये जो है ये वाला इलाका ये है अल्फा हेमोलिसिस यानी स्ट्रेप्टोकोकल नमूनियाई, यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा टेस्ट था हमारा अपटोचन टेस्ट, यहाँ पे आप देखें कि ये भी ब्लड एगार के अंदर ही किया गया है, और इसके अंदर ये जो जोन ऑफ डिस्क बनाई गई है ये इनहिबिशन करवा रही है अपटोचन की। तो ये यही वाला बैक्टीरिया करवाता है स्ट्रेप्टोकोकल नमूनियाई। और जो ऊपर वाला है ये यहाँ पे इनहिबिशन बिल्कुल भी नहीं हो रही, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये विरिडेंस क्या है इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट इसकी पेंसिलिन जी है। पेंसिलिन जी मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन है इन बैक्टीरिया में, जो हम देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह के तौर पे।
लेकिन जो है कि इसमें जो है रेजिस्टेंस वगैरह थोड़ा पैदा हो जाती है। इसमें वो जो बीटा लैक्टामेज वाली रेजिस्टेंट नहीं होती, यहाँ पे कुछ लो लेवल की रेजिस्टेंस पैदा होती है, कुछ हाई लेवल की होती है। कैसे होती है कि पेनिसिलिन जी जिस प्रोटीन के साथ बाइंड करना है उसने, उसकी अल्टरेशन वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से कहीं पे अगर थोड़ी होगी तो लो लेवल, और हाई होगी यानी मल्टीपल अल्टरेशंस आएंगी तो फिर ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। इसके बाद जो एक दो तीन और ड्रग हैं जो हम दे सकते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन है जो कि थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, वो हम दे सकते हैं इसमें। इसके अलावा मैक्रोलाइड्स दे सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ये भी हम दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे पेनिसिलिन जी ही दी जाती है। नेक्स्ट जाते हैं कि इसकी प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। अब इसकी प्रिवेंशन में वैक्सीन तो है, अब तक हम देख रहे थे कि वैक्सीन नहीं थी तो हम थोड़ी बहुत और प्रिवेंशंस वगैरह कर लेते थे, लेकिन इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। बजाय इसके कि इसकी 85 सीरोटाइप्स हैं, फिर भी इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। और कितनी वैक्सीन है? दो किस्म की वैक्सीन है, दोनों को डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहली वैक्सीन है वो है कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड 23 सीरोटाइप। अब आप यहाँ पे देखें कि पहली जो वैक्सीन है वो 23 सीरोटाइप की है, कि हम जो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड है उसको एंटीजन के तौर पे हम देते हैं और फिर बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। अब ये जो 23 सीरोटाइप वाली है ये अडल्ट के लिए है। उसके बाद जो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड 13 सीरोटाइप है वो चिल्ड्रन के लिए। अब चिल्ड्रन और एडल्ट्स का आपने याद रखना है, और एक और डिफरेंस भी याद रखना है कि जो 23 सीरोटाइप है वो आईजीएम प्रोड्यूस करवा देगी बॉडी के अंदर। आईजीएम मींस के इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इसके अलावा जो 13 सीरोटाइप है वो आईजीजी प्रोड्यूस करवाएगी, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और ये अडल्ट्स में है, ये चिल्ड्रन में है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये जो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड 13 सीरोटाइप है ये कैरियर प्रोटीन यानी डिप्थेरॉइड टॉक्सॉइड के साथ भी कंबाइन करके हम देते हैं, क्योंकि इसकी एफिकेसी उसके साथ बढ़ जाती है। तो ये जो डिप्थेरिया वाली जो वैक्सीन है टॉक्सॉइड, उसके साथ इसको हम कैरियर प्रोटीन के तौर पे कपल करके देते हैं। कैरियर प्रोटीन मींस कि ये उसकी हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन वगैरह में। अब इसका दूसरा नाम 13 वैलेंट निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन भी इसको कहा जाता है, या प्रेवनार 13, ये इसके दूसरे नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा अब आप यहाँ पे देखें, ये जो चिल्ड्रंस जिनको हम देंगे वो तकरीबन 2 साल से कम होने चाहिए, उसको ये 13 वैलेट वाली वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रन है, 5 साल से कम है, तो उसको भी ये दे सकते हैं। कुछ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट्स वगैरह होते हैं, स्प्लीनेक्टमाइज्ड पेशेंट होते हैं, उनको भी हम ये वैक्सीन दे सकते हैं। यानी आपने 13 सीरोटाइप के लिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज याद रखना है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मींस के इम्पेयर इम्यून सिस्टम, यानी उसका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, वो काम सही नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम ये वैक्सीन देंगे। अब अगेन वही बात आगे जो हम डिस्कस की थी कि सीरोटाइप रिप्लेसमेंट, के इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है इस वैक्सीन में, कि इसकी सीरोटाइप बहुत ज़्यादा है और उसकी रिप्लेसमेंट होती रहती है। तो अक्सर इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है। सीरोटाइप क्या होती है? सीरोटाइप वही चीज़ है कि जो कि एंटीजन को डिटेक्ट करती है, एंटीजन को ये बोला जाता है, उसका टेस्ट होता है। इसके अलावा हम ओरल पेनिसिलिन भी दे सकते हैं। कुछ जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज चिल्ड्रन होते हैं तो उनके लिए ओरल पेनिसिलिन भी रिकमेंड की जाती है। तो ये आपने 2 वैक्सीन्स और एक वो ओरल पेनिसिलिन, इसको लाजमी से याद रखना है। यहाँ पे हुआ ये बैक्टीरिया ख़त्म। अब जाते हैं हम वापस और एक क्विकली इसका रिव्यू करते हैं और उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। सबसे पहले डिजीज़ में आपने मोर स्पेसिफिकली लोबार, निमोनिया और लस्ट क्लस्ट्रियोटम याद रखना है। मोस्ट डायग्नोस्टिक चीज़ है इसमें, जो कि एडल्ट्स में करवाएगा, और टाइटस मीडिया चिल्ड्रन में करवाएगा, साइनोसाइटिस चिल्ड्रन में करवाएगा, और मेनिंजाइटिस एडल्ट्स में करवाएगा। मोप्स निमोनिक याद रखना है, और सेप्सिस तो कॉमन थी सब में, ठीक है। नेक्स्ट हैबिटेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं सब आपने याद रखनी है। ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, बस 2 बातें। पैथोजेनेसिस में आपने पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बिल्कुल नहीं भूलना है, मेन इसका विरुलेंस फैक्टर है। आईजीए प्रोटीएज के जरिए ये आगे इन्फ्लेमेशन करवाएगा, और पायोजेनिक तो सब में कॉमन आ रहा था। नेक्स्ट है इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। जाहिर बात है वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में अगर किसी पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है तो ये नमूनिया वगैरह हो जाएगा। स्कल फ्रैक्चर है तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा, और स्प्लीनेक्टमी है तो सेप्सिस। हर डिजीज़ की प्री डिस्पोजिंग एक नाम आपने याद रखना है। करेक्टरिस्टिक्स में मोस्ट स्पेसिफिक इसकी
अल्फा हेमोलिटिक कॉलोनीज बनती हैं, बाकी किसी में नहीं थी अभी तक। लैंसिड शेप आपने याद रखनी है और इसकी सीरोटाइप 85 होती हैं, ये याद रखना है। बाकी चीज़ें कॉमन है, सी पॉलीसेकेराइड, डिप्लोकोकाइड चेन्स वगैरह सब कॉमन है। नेक्स्ट है, आपने ये स्लाइड ऑस्पी के लिए याद रखनी है कि लैंसेट शेप और इसका कैप्सूल वगैरह क्या क्या है। उसके बाद 3 क्लासिफाइड बैक्टीरिया एनकैप्सुलेटेड, ये तो आपने भूलना ही नहीं है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीनों के नाम आपको आने चाहिए। इसके अलावा लैब डायग्नोसिस में कॉमन टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट। कॉमन टेस्ट ग्राम स्टेनिंग, ब्लड एगार वगैरह हो गया, कैटालेज नेगेटिव। इसके अलावा मोस्ट स्पेसिफिक ऑप्टोजन सेंसिटिव, बाइल सॉल्युबल, क्विलिंग रिएक्शन, स्पाइनल फ्लूइड के अंदर एंटीजन को देखें या फिर यूरिन के अंदर सी पॉलीसेकेराइड को देखें। ये हो गए। इसके अलावा ये ओस्पी के लिए स्लाइड्स वगैरह हो गई, ये ब्लड एगार की अल्फा हेमोलिसिस होगी और यहाँ पे ऑप्टोजन सेंसिटिव। उसके बाद ट्रीटमेंट में पेंसिलिन जी मोस्ट स्पेसिफिक, और इसके अलावा सेफ्ट्राइजोन और मैक्लोराइड्स वगैरह दे सकते हैं। प्रिवेंशन में 2 वैक्सीन है, एक ड्रग है। 2 वैक्सीन कौन सी हैं? एक चिल्ड्रन की, एक अडल्ट की। अडल्ट की 23 सीरोटाइप पॉलीसेकेराइड कैप्सूल और 13 सीरोटाइप चिल्ड्रन के लिए। ये हो गया। और ओरल पेंसिलिन हो गई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स के लिए। यहाँ पे हुआ ये बैक्टीरिया ख़त्म और मेरा काम हुआ यहाँ पे ख़त्म और आपका काम हुआ शुरू। कौन सा काम? कि आपने इस चैनल को अब सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो को भी लाइक कर देना है अगर आपको इस टॉपिक की बिल्कुल समझ आ गई है। नहीं भी आई, अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, आपको उसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस चैनल की ओर जाके प्लेलिस्ट चेक करें। इसके अलावा एक और चैनल का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके विज़िट करें। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें, वहाँ पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बस इतना ही था वीडियो में। नेक्स्ट मिलते हैं अगले बैक्टीरिया की वीडियो में, जो कि आखिरी बैक्टीरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।